ओके। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ नार्सिस्टिक बिहेवियर ऑन रिलेशनशिप। जहां तक हमने नार्सिज्म के बारे में देख लिया, नार्सिस्टिक नार्सिस्टिक सब टाइप्स देख ली, नार्सिस्टिक जो स्पेक्ट्रम है वो सब कुछ देख लिया। तो अब हम बात करेंगे नार्सिस्टिक बिहेवियर का रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले आता है पर्सनल रिलेशनशिप्स। जो हमारे अपने रिलेशनशिप्स होते हैं वो सबसे पहले आता है। इसमें आती हैं फ्रेंडशिप्स, आती हैं फैमिली डायनामिक्स, आती हैं एंड रोमांटिक रिलेशनशिप आता है। फ्रेंडशिप्स में नार्सिस्टिक लोग किस तरह के होते हैं? तो नार्सिस्टिक लोग, अब यहाँ पे बात ये आ रही है वो वाले नार्सिस्टिक लोग जो अनहेल्दी स्पेक्ट्रम पे जाते हैं, वो वाले। तो ये वो वाले लोग हैं पर्सनल रिलेशनशिप में। नार्सिस्टिक लोग फ्रेंडशिप में कन्वर्सेशन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब दो तीन दोस्त आपस में बात करें, ग्रुप में दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, और एक पर्सन आप देखोगे कि हर एक की बात को काट के अपनी बात कर रहा है, अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, अपनी दूसरे अगर अपनी अकम्प्लिशमेंट बताने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है बहुत ज्यादा वो इस तरह के मीनिंगफुल कमेंट देकर जो है ना वो उनको चुप करा देता है, और अपने जो है ना वो अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा वो एग्जैजरेट करके बताता है, और फिर वो अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट करता है कि वो सब कुछ छोड़ के जो है ना वो अपने ऊपर ध्यान दे। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप में नार्सिस्टिक लोग होते हैं। अब फैमिली डायनामिक्स में, फैमिलीज में अगर देखा जाए, आपको अपने आसपास फैमिली में अगर कोई इस तरह का पर्सन दिखता है तो फैमिली में नार्सिस्टिक लोग जो होते हैं वो फेवरेटिज्म करते हैं। एक भाई की दूसरे भाई बहन के साथ फेवरेटिज्म करना, या खानदान में देख लो कि किसी ना किसी के साथ फेवरेटिज्म करना या मैनिपुलेशन करना, किसी की किसी को लगाना या मैनिपुलेशन कर, किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेशन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लॉयल्टी जो है ना, हम हमारे साथ बहुत ज्यादा वफादारी हो, और वो वाली वफादारी हो कि जिसमें कोई क्वेश्चनेबल नहीं कोई चीज हो, बस वफादारी होके चलती रहे। और ये हमेशा जो है ना फैमिली के अंदर टेंशन और इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करते रहते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि फैमिली एक मिल बांट के चले, ये हमेशा फैमिली को अलग अलग रखने की कोशिश में रहते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप में इनके बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर्स होते हैं, अपने पार्टनर को ये कंट्रोल करने में लग जाते हैं, इनकी पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट कुछ भी नहीं देते, ये लव बॉम्बिंग देते हैं स्टार्ट में और बाद में इमोशनल निग्लेक्ट करते हैं। लव बॉम्बिंग का मतलब ये है कि स्टार्ट में इतना सारा प्यार दे देना कि अगले इंसान को ये लगे कि ये इससे तो आगे कुछ भी नहीं है दुनिया में, और जब अगला इंसान इनसे प्यार करने लग जाता है तो फिर ये फौरन से इमोशनल निग्लेक्ट की तरफ लेके जाते हैं और इमोशनली निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं अगले पर्सन को, और यहीं पे एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मोस्टली जो है ना नार्सिस्टिक लोग ज्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप में ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना वो यहीं पे स्टार्ट होती है एक्चुअल में। वर्क प्लेस डायनामिक्स अगर देखी जाए तो टीम वर्क में है तो ये टीम गोल्स को डिसरिगार्ड करेंगे। जो टीम के गोल्स हैं उनको तो इन्होंने सुनना नहीं है, दूसरों का जो काम है उसका क्रेडिट इन्होंने अपने सर पे लेना है। जो खुद की मिस्टेक्स है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लेनी नहीं, वो तो दूसरों के सर पे डालनी है। और टीम कोहिजन यानी कि जो टीम की स्ट्रेंथ है, टीम जो स्ट्रांग बनी हुई है किसी चीज से, वो चीज इन्होंने खत्म करनी होती है। फिर लीडरशिप, अगर ऐसा लीडर आपको मिल रहा है नार्सिस्टिक लीडर, तो वो क्या करेगा, वो फीडबैक तो आपसे आपका कभी सुनेगा नहीं, वो इग्नोर करेगा फीडबैक आपका। एंड देन वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप पे इम्पोज करेगा कि मुझे जो है ना आज के आज 10 पेजेस का काम करके दे दो। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप पे इम्पोज करेगा, ओवर बर्डन डालेगा आप पे, टीम का जो मोराल है उसको खत्म करेगा, और हाई टर्नओवर जो है ना वो हो जाएगा, मतलब टर्नओवर हाई हो जाएगा और जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी इसमें, अगर आपका कोई नार्सिस्टिक लीडर है। वर्क प्लेस मोरल में क्या इनका रोल प्ले है? वर्क प्लेस मोरल में ये क्या करते हैं, इनका कॉम्पिटेटिव और होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट बनाते हैं कि जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है, बहुत होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट है, मतलब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, लेग पुलिंग करनी है, नुकसान पहुंचाना है, एक दूसरे को गिरा के ऊपर जाने की कोशिश है। इस तरह का होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट है जहाँ पे एम्पैथी और म्यूचुअल सपोर्ट नहीं है, तो ये इस तरह का वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं इवेंचुअली। तो ये वर्क प्लेस डायनामिक्स है इनकी।
अगर सोसाइटल इन्फ्लुएंस देखा जाए कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इन पे किस तरह से है, तो मीडिया और सोशल नॉर्म्स में देखा जाए तो सेल्फी कल्चर जैसे आजकल है, या इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल है, या मीडिया ग्लोरिफिकेशन, ये आपको आजकल बहुत सोशल मीडिया पता होगा कि ये अपने सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर्स को जो है वो इस तरह से ग्लोरीफाई करते हैं कि वो जब लाइक्स मिल रहे हैं, फॉलोअर्स मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं, और जब वो फॉलोअर्स इनके मिलना शुरू हो जाते हैं और ये इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं बैठे बैठे, तो ये क्या है, ये इनकी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को और रीइंफोर्स कर रहा है ये चीज, और ये और मजीद जो है ना नार्सिसिस्टिक होके निकलते हैं बाद में। और इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट है इनका कि सोशल कंपैरिजन इनका बढ़ जाता है, दूसरों से सोशली कंपेयर करते हैं कि उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, मेरे कम है। एक्सटर्नल वैलिडेशन इनकी बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ इन्होंने मी फर्स्ट इनकी मेंटालिटी हो जाती है कि मैं ही जो फर्स्ट आऊं, तो वो जो है ना वो हमारा सोसाइटी का बिहेवियर भी कुछ हद तक शेप कर रहा है। स्पेशली जो हमारी यंग यूथ है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज शेप अप कर रही है, तो सोसाइटल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा आजकल नार्सिज्म की तरफ लेके जा रहा है, और वो अनहेल्दी नार्सिज्म की तरफ लेके जा रहा है, जिसको हमें अनफॉर्चुनेटली रोकना पड़ेगा कि ये चीज ना बढ़े। अब आप अपने जो भी आपके आसपास रिलेशनशिप रहे हैं, नार्सिसिस्टिक आपने बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए, इनफैक्ट आपके ऊपर या दूसरों पे क्या रहा हो। अब ये जरूरी नहीं कि आपका रिलेशनशिप हो, ये किसी और का भी रिलेशनशिप हो सकता है, या आपने किसी ड्रामा में कभी देखा हो, तो कुछ कोई शेयर करना चाहेगा? एनीवन? خلاص كنت ناقصة سكي غزالي وقالك تسوى علي داغنا مكا بدنا نوزع غزالي أزي एनीवन प्लीज, हु वांट्स टू शेयर? अपना नाम भी शेयर करें, किसी और का शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई ड्रामा में आपने कभी देखा हो, कोई नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स आपने ऑब्जर्व किए हो। ओके, मिस रमशा कहती हैं कि अ फ्रेंड ऑफ माइन रिसेंटली ब्रोक अप विद अ गाय who started with love bombing but gradually began to emotionally neglect her and was very insensitive towards her panic attacks, made it all about it. तो मतलब देखें, अब ये आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने लाइफ में देखे होंगे इस तरह के एक्सपीरियंसेस। जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर करूं, तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि इस तरह का नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के साथ था, और उसका हमेशा से ये था कि मैंने आपकी केयर नहीं करनी, आपने अपनी फिक्र खुद करनी है, और इस तरह की उसकी बातें थी कि बिल्कुल इनसेंसिटिव बातें करना टुवर्ड्स मी। तो वो एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो पैटर्न था, और उसके अंदर मुझे जो टाइप दिखी थी वो वल्नरेबल नार्सिसिस्टिक टाइप दिखी थी जो उसके अंदर थी। तो नार्सिसिस्टिक एक बिहेवियर पैटर्न वो बना देना, तो वो चीज जो है ना वो उसके अंदर मैंने नोट की थी। कोई और शेयर करना चाहेगा अपना? ये जिनके माइक्स ओपन है प्लीज वो म्यूट कर लें। And anybody wants to share it with me? علي بالوري प्लेडॉस वेरा स्टल फूज को रकम समझ Zarguna, please माइक अपना म्यूट कर दें काइंडली। हेलो हेलो जी,
जी मैम, मैं कुछ शेयर करूं? यस यस प्लीज। अच्छा, मैंने ये देखा है यूजुअली कि जिन औरतों के साथ उनके इन-लॉज ने काफी बैड बिहेव किया होता है लाइफ में, ओके। तो वो अपनी डॉटर इन लॉज के साथ भी सेम उसी सिचुएशन में वो उनको देखना चाहती हैं। यस। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लेडीज के साथ में अ, मतलब कि ये सिर्फ सास और बहू में ही नहीं होता, मैंने ये भी देखा है कि अगर कहीं ब्रदर इन लॉज ने अगर कुछ बैड बिहेव किया है उनके साथ में, कि अपनी जिसका कह लें कि जैसे सिस्टर इन लॉज होती हैं, ठीक है, नंदे वगैरह, तो अगर उनके साथ में कोई उनके बहनोइयों ने या उनके कह लें कि उनके माँ बाप के लिए तो वो दामाद है ना, अगर उनके साथ कुछ उन्होंने ऐसा किया होता है कि उनको बहुत ह्यूमिलेट किया होता है या रिस्पेक्ट नहीं दी होती है जिंदगी में कभी उनकी बहनों को या उन लोगों को, और हमेशा उन्हें झुकाया होता है, तो मैंने बहुत नोटिस किया है इस चीज को कि वो लोग अपनी बहुओं में और अपनी भाभीयों में वही चीज उसी लेवल पे उनको रखना और देखना चाहते हैं, और वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि रियलिटी तो कुछ और है, यानी कि उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उनको या उसका जो स्टेटस है बहू का या भाभी का वो नहीं है जो वो दूसरों की नजर से देख के उसको दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो लोग ऐसा, मतलब ये भी एक मैंने नोटिस किया है, और वो इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्यों वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, वो क्यों करते हैं ऐसा, क्यों उनके जहन में खो जाता है कि वो उसी कंडीशन में देखकर अपनी बहू को या भाभी को, उन लोग को वो समझते हैं इट्स ओके नाउ। यस। ऐसा ही है, जब किसी के साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका होता है तो वो इवेंचुअली यही सोचता है कि मेरे साथ भी जो है ना ये चीजें, मतलब जो है ये सब चीजें हुई हैं तो ये दूसरों के साथ भी हो, ये चीज होती है। एंड देन यहाँ पे चैट में लिखा तो जा मैम रहा है, ये भी नार्सिसिस्ट में आता है? ये समटाइम्स ये होता है कि लोगों के जो है ना कोपिंग मैकेनिज्म कुछ ऐसे मतलब हो जाते हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो फिर अब हम दूसरों के साथ भी ऐसा होते देखें तो हमें खुशी होगी। तो ये नार्सिज्म की तरफ समटाइम्स नहीं आता। ये आता है कि अगर कुछ बुरा हो गया है, किसी का बुरा एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो उसके कोपिंग मैकेनिज्म को इस तरह से लेके चले जाते हैं कि उनको ये होने लग जाता है कि हम इस तरह से अगर बिहेवियर करेंगे ना तो हमें वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। या फिर मैम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हम इस चीज को ट्रेंड बना लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि ये फैक्ट है, ये ऐसा ही है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है, तो ऐसा ही होना चाहिए। ये तो उनकी अपनी वो होती होगी ना कि वो उसको सही करने की कोशिश नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बस ये एंड है और ये चला आ रहा है और ये ऐसे, ये क्या चीज है मैम? ये इसी तरह से है कि ये जो है ना ये अपने ऊपर जब उनका चल जाता है, अब जैसे यही होता है ना कि हमारी लाइफ में हमने आसपास यही देखा है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम आने वाले के साथ भी बुरा करें, तो वो एक दोनों टर्म्स होती हैं। या तो आप कहते हो कि नहीं मैं आने वाले को बचाऊं, आने वाले के साथ बुरा ना करूं, लेकिन कुछ एक टर्म होती है जिसमें आप अनहेल्दी चीजों की तरफ चले जाते हो और आप कहते हो नहीं मैं आने वाले को भी इसी तरह से तरपाऊं क्योंकि मेरे साथ ये सब हुई है और ये सब चलता आ रहा है, क्योंकि ये एक बिलीफ सिस्टम बना दिए जाते हैं लोगों के कि चलती आ रही है चीज तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी तरह से जिसके साथ हो रहा होता है वो भी आगे से ये चीज ये एक विशियस साइकिल बना हुआ है कि ये कभी खत्म ना होने वाला साइकिल। इसको खत्म वही कर सकता है जो कि एक्चुअल में चाहता है कि अब मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो हो गया, अब मैं अपने आने वालों के साथ ना होने दूं। ये जो इंटर जनरेशनल चीजें है ना ये इसी तरह से चलती आती है, इंटर जनरेशनल ट्रॉमास हैं बेसिकली। चैट में हमें मिस्टर उस्मान ने लिखा है कि सेम हियर, द सेम थिंग सेड बाय दैट पर्सन टू माय फ्रेंड। आई कैन म्यूट द मीट।
मिस जैनब ने लिखा है कि माई वन ऑफ द फ्रेंड वॉज इन अ रिलेशनशिप, ही इमोशनली एंड मेंटली अब्यूज्ड हर, her physical health and her mental health was completely destroyed. She has now broken up with him. He also used to be manipulative with him as he doesn't care about any of her feelings and always abused her with bad words also. And now when she broke up with him, he keeps on manipulating her and now she is in guilt as if it's my mistake to leave that toxic relationship. तो मिस जैनब ये यहाँ पे गैसलाइट कर किया जा रहा है उसको, आपकी जो फ्रेंड है उसको गैसलाइट किया जा रहा है। गैसलाइट में यही होता है कि मैनिपुलेशन ऐसे ही करना कि अगले को यही इवेंचुअली फील होने लग जाता है कि मेरे साथ ही इन रिटर्न मैंने कुछ गलत किया है अगले के साथ और अगला बेचारा बेकसूर है, हालांकि अगला एक्चुअल में जो है वो होता है क्रूल वाली साइड पे, लेकिन वो गैसलाइट ऐसे कर देता है। तो अभी आपने देखा होगा, अभी जितनी भी एग्जाम्पल्स बताई गई हैं तो उस सब एग्जाम्पल से आपने देखा होगा कि किस तरह से रिलेशनशिप्स में एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है। मतलब किसी ने अभी तक एक आते फ्रेंडशिप का बोला था, लेकिन ज्यादातर रिलेशनशिप्स की बात आई थी। तो आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप्स किस तरह से जो है ना इवेंचुअली अफेक्ट में आते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ऑल द टाइम रह रहे होते हैं एज कंपेयर टू अदर रिलेशनशिप जहाँ पे हमारा ऑल द टाइम का नहीं सीन होता इतना। तो आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज देखते हैं। ये अगर किसी के बच्चे ने अगर ये किया है ना स्क्रीन पे तो वो इसको मिटा दे, क्योंकि मेरी तरफ से नहीं हो रहा ये इरेज। तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज अगर हम देखें नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को मैनेज करने की, तो वो क्या होंगी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले आता है सेटिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपकी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। आपकी क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए, फर्म बाउंड्रीज होनी चाहिए, जिसमें आपकी जो है ना आपको पता हो कि आपने क्या बाउंड्रीज सेट की हुई है। कि आप जो है ना अगर आप नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और किसी चीज में आपकी जो है ना वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आप जो है उनको फर्मली कह सकते हो, विदाउट इमोशनल हुए फर्मली कह दो कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बट आई हैव माई ओन पर्सपेक्टिव, लेकिन मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। तो इससे उनको भी पता चल जाएगा कि यार इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट और फर्म बनी हुई है। और इसी तरह से आप भी जो है ना उनके कंट्रोल से और मैनिपुलेशन से बच जाओगे। फिर आता है मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नार्सिसिस्टिक पर्सन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको माफी मांग ले आपसे, आपको सॉरी कर दे या वो आपको एम्पथाइज करें, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये तो आपने ये तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं है कि नार्सिसिस्टिक लोग चेंज हो सकते हैं, वो उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। कोई 100 में से कोई 2-3 ही लोग होंगे जो मुश्किल चेंज हो जाए, वरना बाकी सारे नार्सिसिस्टिक चेंज नहीं होते, क्योंकि इनका एक टिपिकल जो पैटर्न ही है कि इनको अपने अंदर फ्लॉज जो नजर आते हैं, तो इनके अंदर वो ये होता है कि फ्लॉज का ही तो मसला है कि अपने फ्लॉज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इनके अंदर जो है ना ये होता है कि आपको इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बजाय इसके कि आपने ग्राउंडेड रहना है और आपने खुद को रिमाइंड करना है कि आपने रियलिटी में रहना है। और अगर इनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो ना तो हमने कोई आर्ग्यूमेंट करनी है इनके साथ और ना ही कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स करनी है इनके साथ। बस आपने अपनी रियलिटी को एक्सपेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और आपने उसी में ही रहते हुए चलना है। आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना इनसे। असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इनके साथ। असर्टिव कम्युनिकेशन में आप इमोशनल नहीं होते, आप कन्फ्रंट नहीं करते इनके साथ, आपकी टोन जो होती है वो फर्म होती है, पोलाइट वे होता है आपका, और आप असर्टिव में नो भी कह सकते हो इनको। और इसमें आपका ज्यादातर आई वाली जो है ना टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज होती है, जिसमें आप इनको ये कहते हो कि आई फील डिसरिस्पेक्टेड व्हेन यू डिसमिस माय ओपिनियन। जब तुमने मेरे ओपिनियन को डिसमिस किया, इनकार किया, तो मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुई एंड आई नीड यू टू लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। तो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि बिना इंटरप्ट किए मुझे सुनो। तो ये असर्टिव कम्युनिकेशन है। ना इसमें आप कन्फ्रंट कर रहे हो, ना इसमें आप डायरेक्टिव हो रहे हो, आप इसमें जो है असर्टिवली कम्युनिकेट करो, अपनी ओपिनियंस भी बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स भी बता रहे हो कि आपको कैसा फील हुआ, और आप ये भी बता रहे हो कि आप क्या चाह रहे हो अगले से।
फिर है प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप किसी नार्सिस्टिक पर्सन से इंटरेक्ट करते हो तो नार्सिस्टिक लोग जो हैं वो मीनिंगफुल कमेंट्स आपको देते हैं, वो क्रिटिसिज्म करते हैं, वो बातें करते हैं जो आपके अंदर वो चीजें नहीं होती, आपकी एबिलिटीज को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप जो है आपकी सेल्फ स्टीम इतनी लो हो जाए कि आप कुछ परफॉर्म ही ना कर सको और वो नंबर 1 होते जाए। तो वो इस वजह से ये हरकतें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को इमोशनली डिटैच करना है। आपने इतना इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं करना इनके बिहेवियर्स के अंदर कि अगर ये कुछ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये कुछ भी अगर आपको मीनिंगफुल कमेंट दे रहे हैं, तो आपने अपने आप को मेंटली रिमाइंड करना है कि ये उनका बिहेवियर है जो उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना कि मुझे। तो आपने यहाँ पे अपने आप को इमोशनली जो है डिटैच करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर एक्टिविटी देखी जाए तो इसमें ये है कि एक फैमिली मेंबर है जो आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है आपकी चॉइसेस पे और आपको प्रेशराइज कर रहा है कि वो आप उसकी एडवाइस को फॉलो करो। नार्सिसिस्टिक पर्सन है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? आई स्टेटमेंट को यूज करते हुए और इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? एनीवन? यस प्लीज। एनीवन प्लीज टेल कि एक फैमिली मेंबर जो कॉन्स्टेंटली आपकी चॉइसेस को क्रिटिसाइज कर रहा है और वो आपको प्रेशराइज कर रहा है कि उसकी एडवाइस को फॉलो किया जाए, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसके साथ? चैट पे लिख के बता दें या माइक ओपन करके बोल दें? एनीबडी? यस, मिस रमशा ने लिखा है कि आई सी दिस माइट बी इम्पोर्टेंट टू यू बट आई विल चूज माई ओन पाथ। ओके, दैट्स गुड। एनीबडी एल्स? हेलो यस। मैम, नो आर्ग्यूमेंट्स, उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं और ना ही उसके साथ कोई डिस्प्यूट करना है। नो नेगेटिव रिएक्शन एंड कह लें कि उसके साथ में कोई भी आपने ऐसी बात नहीं करनी है, ना कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसा करना है, ना कोई आपने वर्डिंग ऐसी करनी है, ना आपने कोई एक्शन ऐसा देना है कि जिससे सामने वाले को मौका मिले आपके साथ बहस करने का या किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट खड़ा करने का। आप नॉर्मली अपना वहां से डिटैचमेंट करें पॉजिटिव वे में और without feeling anything, without attaching yourself with him or her emotionally. That's all. यस, गुड। एंड मिस अलीशा जो है वो कहती हैं कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट राइट आई थिंक दिस इज नॉट राइट टाइम। वो कहती हैं कि मैं इस तरह से जो है ना वो जवाब रिस्पॉन्ड करूंगी, तो दैट्स गुड कि आप इस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हो। एनीबडी एल्स? आई थिंक आगे बढ़ते हैं हम। मिथ्स एंड फैक्ट्स। जब हम नार्सिसिज्म की बात करते हैं तो क्या मिथ्स हैं और उसके एक्चुअल में फैक्ट्स क्या हैं? नार्सिसिस्ट हैव हाई सेल्फ स्टीम। अब कहते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन एक्चुअल में नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उनकी फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम होती है और वो एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ रिलाय करते हैं ताकि उनको वर्थी फील हो। भाई देखो, सेल्फ स्टीम लो है तभी तो वो इस तरह के बिहेवियर्स कर रहे हैं और एक्सटर्नल वैलिडेशन को चाहिए, भाई तारीफ उनको सारा टाइम चाहिए ताकि वो नंबर 1 फील कर सके, तो उनकी हाई सेल्फ स्टीम तो हो नहीं सकती है। फिर सेकंड मिथ है कि नार्सिज्म जो होता है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्दी स्टेट है, लेकिन जो नार्सिज्म वाले लोग होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ है और लैक ऑफ एम्पैथी है। हम जो अनहेल्दी नार्सिसिस्टिक लोगों की बात करें तो इनमें सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होती प्रॉपर और लैक ऑफ एम्पैथी होती है, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। थर्ड मिथ है नार्सिसिस्ट आर ऑलवेज चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट। ये हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये
शुरू में चार्मिंग जरूर नजर आते हैं, लेकिन ये जो है ये एरोगेंस और इंटाइटलमेंट और मैनिपुलेशन दिखा देते हैं और आपको बात करके पता चल जाता है कि ये कैसे। नार्सिज्म जो है वो सिंपली क्या है, वो सेल्फिश है। नार्सिज्म क्या है कि सिंपली सेल्फिश लोग हैं। मिस आप अपना माइक म्यूट कर दें अगर आपका जो ऑन है जिसका भी। नार्सिज्म जो है वो सिंपली क्या है, वो सेल्फिश होना है। लेकिन नार्सिज्म क्या है, एक्चुअल में पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जो सेल्फिशनेस से आगे जा रहे हैं, इसमें लैक ऑफ एम्पैथी वगैरह ये सारी चीजें। तो नार्सिज्म इज नॉट सेल्फिश, लेकिन ये अगर अनहेल्दी ट्रेड की तरफ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर सेल्फिशनेस की तरफ जाएगा। बाकी की मिथ है कि नार्सिसिस्ट कांट चेंज, चैलेंजिंग है, लेकिन कुछ नार्सिसिस्ट जो हैं वो अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, जो डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाते या अनहेल्दी में अभी थोड़ा करीब करीब होते हैं, वो अपने बिहेवियर चेंज करके आ सकते हैं अपनी कंसिस्टेंट थेरेपी और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू। लेकिन वैसे नार्सिसिस्ट जो है ना उनके बिहेवियर चेंज होते नहीं है। दूसरी है नार्सिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों में अफेक्ट करता है, तो ये नहीं है, ये सरासर मिथ है। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स सारे जेंडर्स में पाए जाते हैं, बस दोनों जेंडर्स डिफरेंटली जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। औरतों में आपने वल्नरेबल नार्सिज्म नहीं देखा क्या? नजर आता है हमें वल्नरेबल नार्सिज्म, ग्रैंडियोस भी नजर आता है। तो औरतों में भी ये चीजें होती हैं, ये सिर्फ मर्दों में नहीं होती। नार्सिसिस्ट जो है इंजॉय करते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन, तो नार्सिसिस्ट को जो है ना कंट्रोल और डोमिनेंस पसंद होता है, अटेंशन ही पसंद होती है। लेकिन उनको ये चीज होती है कि वो सुपीरियर हैं, वो कंट्रोल मिले और डोमिनेंट हो वो दूसरों पे, तो वो चीज पसंद होती है। नार्सिसिस्ट जो हैं वो इमोशंस फील नहीं करते, तो ये भी बात सही नहीं है। नार्सिसिस्ट भी एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को, लेकिन वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, उनसे एम्पथाइज नहीं कर पाते। तो एक्चुअल में ये चीजें हैं। अब हमने अभी तक नार्सिज्म के बारे में देखा, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, नार्सिस्टिक जो है ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ा कि वो किस तरह से बनता है, नार्सिस्टिक स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, कौन कौन से ट्रेट्स हैं, अगर वो हेल्दी नार्सिज्म की तरफ जाएंगी तो कैसा होगा, अनहेल्दी की तरफ जाएंगी तो कैसा होगा। और हमने जो है ना इसकी डिफरेंट सब टाइप्स भी देखी हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो अब आप पूछ सकते हैं। यस, नूरजहां जो रिसेंट एआरवाई का ड्रामा आया था उसमें भी नार्सिस्टिक बिहेवियर था। मल्टीपल ड्रामा है, एक ड्रामा एआरवाई पे आया था जिसका मुझे नाम शायद आइडिया नहीं है, कोई सोप था, एंड वहां पे जो है ना नार्सिस्टिक मदर दिखाई हुई थी वो। तो वो मल्टीपल ड्रामास हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन है कि अब जैसे आपने ड्रामे की बात की, कोई अगर किसी का मदर है या मदर है किसी की, या कोई किसी का फादर है, वो नार्सिसिस्टिक है, तो उसका बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उस पर असर तो होगा। तो आपके ख्याल में मतलब वो फिर अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि उनके अंडर ना एक नार्सिस्टिक बंदे के अंडर रह रह के बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो तो लाजमी बात है डैमेज होगी। हम्म, बिल्कुल डैमेज होती है एक नार्सिस्टिक पेरेंट के साथ अगर पर्सन रहे, क्योंकि नार्सिस्टिक जो पेरेंट्स हैं वो अपने मफाद के लिए बच्चों को यूटिलाइज करते हैं, तो बिल्कुल वो बच्चों को अपने से आगे भी नहीं जाने देते। लेकिन यही बात है कि अभी जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर वो आप अपने पेरेंट्स के साथ करें तो वहां पे आप जो है वो नार्सिस्टिक जितने भी आपके जो वो हैं अपने ये पेरेंट्स के साथ करें, तो वो उनकी ट्रेड्स को तो आप अव्वल तो नहीं अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज को देखना है कि आपके अंदर क्या क्या मुश्किलात आई हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको एक तो थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा अगर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। वरना अगर आपको कम मुश्किलात है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ ओवरकम, तो आप पहले ये देखें कि आपके अंदर क्या क्या चीजें नहीं हैं अवेलेबल, फिर उसकी इंप्रूवमेंट के लिए जाएं, उसकी ग्रोथ करें अपने अंदर। अगर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है तो इमोशनल रेगुलेशन को जो है अपने अंदर बिल्ड करें, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स बिल्टअप करें अपने अंदर। तो इस तरह की चीजें जो है अपने अंदर बिल्टअप करें ताकि आप बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकें। फीडबैक जो है वो सारे फीडबैक आपने मुझे ओके मैम, ग्रुप में बहुत देने हैं, शुक्रिया। बाकी सवाल आप पूछ लें। हाउ टू हेलो। मैं पूछती हैं कि
how to manage the narcissist person as a psychologist. What type of therapy should be implemented in this clients? अगर आपने एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आपने नार्सिसिस्ट पर्सन को मैनेज करना है तो पहले तो आपको नार्सिसिस्ट पर्सन को ये एग्री कराना पड़ेगा कि उसे थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें पता है कि हमारे पास वही पर्सन ठीक होता है जिसको माइंड में हो कि हाँ उसे चेंज लाना है। अगर तो वो माइंड में लाने के लिए तैयार ही नहीं है कि चेंज, तो पहले तो उसको उस चीज़ पे लाना ज़रूरी है। वो आएगा तो फिर जो है वो चेंज उसका इवेंचुअली आएगा, और उस पे आप पहले जो है ना, पहले तो आप असेसमेंट करते हो उसकी प्रॉपर कि वो कहाँ पे लाई कर है, एंड देन फिर आप प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान की तरफ जाते हो, तो वो एक अलग चीज आ जाती है इसकी। एनीबडी एल्स? हेलो यस। मैम, थोड़ा करेक्शन करिएगा। यस। मेरी जो समझ में आया है वो ये है कि आपके इमोशन रेगुलेशन अगर ठीक नहीं है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो इट मीन्स कि आप नार्सिसिस्ट तो बनते ही बनते हैं, और अगर ये चीज़ बहुत और ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाए तो आप क्रिमिनल भी बन सकते हैं, जो हमारे यहाँ यूजुअली होता है। बहुत इलीगल लेवल पर चले जाते हैं आपस में रिलेशंस और फैमिलीज और घर में ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी ये चीज़ मैंने देखी है। आप थोड़ा करेक्शन करिएगा कि नार्सिसिस्ट का कोई लेवल होता है। देखो, नार्सिसिस्ट का तो जैसे मैंने एक स्पेक्ट्रम बताया ना कि हेल्दी से एक्सेसिव की तरफ जा रहा है, और फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इवेंचुअली जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं। तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो फिर आपकी पर्सनालिटी में एक डिसऑर्डर बन गया है। अब वो अगर आप उसको मैनेजेबल कर भी लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका वो जो है ना वो ओवरलैप करता है और दोबारा से वो आ सकता है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज द एंड टर्म, और उसकी तरफ नहीं जाना हमने, क्योंकि वो फिर एक मेंटल इलनेस है प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो है अगर उससे पहले अगर हम ट्रीट कर लें पर्सन को, तो वो फिर उस तरफ ना आ जाए। होपफुली मैंने आपका जवाब दे दिया होगा। बाकी इमोशनल रेगुलेशन की बात है, तो इमोशनल रेगुलेशन अगर किसी पर्सन में नहीं है, हमारे अंदर भी मोस्टली नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस में मेन जो स्किल है इमोशनल रेगुलेशन की, तो मोस्टली नहीं डेवलप कर पाते। लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है तो वो क्रिमिनल एक्ट की तरफ जा रहा है या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की तरफ जा रहा है। वो किसी और भी इश्यूज की तरफ जा सकता है, वो कोई और डिसऑर्डर्स को आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ लोग लो इमोशनल रेगुलेशन के साथ भी अपनी जिंदगी गुजारें, क्योंकि उनकी बाकी चीजें सही हैं। यहाँ पे तो बाकी चीजें भी सही नहीं है, यहाँ पे तो एम्पैथी भी नहीं है, यहाँ पे एम्पैथाइज भी नहीं करे, इमोशंस इनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई जो है वो इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम है कि बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ समझना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं नेगेटिव वे में। एनी क्वेश्चन? इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपको अपने इमोशंस की अवेयरनेस है कि आप कौन कौन से इमोशन फील कर रहे हो। आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना आता है, आपको अपने इमोशंस के कंट्रोल का पता है, और आपको अपने इमोशंस के ट्रिगर्स का पता है कि क्या चीज़ है मेरे गुस्से को जो ट्रिगर कर देती है, और अगर गुस्से को ट्रिगर कर देती है तो मुझे गुस्सा किस लेवल का आता है, और अगर किस लेवल का गुस्सा आता है, हाई लेवल का गुस्सा आता है, तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल रेगुलेशन में आती है, और ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, आपके घर में 2-3 साल का होता है, वो अपने पेरेंट्स से सीख रहा होता है ये सारी चीजें कि इमोशनल रेगुलेशन कैसे करनी है पेरेंट्स के बिहेवियर से। ओके, एक मैम और वैसे चीज इस मैंने पे कोई आपको दिखानी है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, ये जो आपने इमोशनल रेगुलेशन का बताया है, इस पे कोई बुक वगैरह भी है? मतलब अगर एक बंदा है अब जो लेमैन है, उसने अब इमोशनल रेगुलेशन सीखनी है, तो उसको हम मतलब कैसे सिखाएंगे, ये कैसे बता सकते हैं? यस, इस पे बुक्स भी हैं, और मैं मैं भी कोई वेबिनार कर दूंगी इमोशनल रेगुलेशन पे, तो वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगा अगर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं। नहीं मैम, बच्चों को तो आपने बता दिया ना। अब जैसे एक पर्सन किसी है, कोई मतलब एक एडल्ट पर्सन अडल्ट है। करना चाह रहा है, ओके ओके, मैं उस हाँ हिसाब जी, से वेबिनार अरेंज कर लूंगी आपके लिए। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये मेरी जो है ना बुकलेट है, जो मैंने जिसका टाइटल पेज आप लोगों को दिखाया था, ये प्योर द नार्सिसिस्ट, जो नार्सिस्टिक लोगों के लिए मैंने बुकलेट लिखी हुई है। एंड
कुछ लोगों को तब नहीं समझ आया था, तो अब देख सकते हैं कि मैंने इसमें बताया कि व्हाई दिस मैटर, नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम ओवरव्यू बताया है, हेल्दी नार्सिज्म क्या होता है, पैथोलॉजिकल नार्सिज्म क्या होता है, देन वेरिएशन इन सबटाइप्स नार्सिज्म की बताई है, ग्रैंडियोस नार्सिज्म क्या है, उसकी एग्जांपल, वल्नरेबल नार्सिज्म क्या है उसकी एग्जांपल, कम्युनल नार्सिज्म क्या है उसकी एग्जांपल, एंड देन मलिग्नेंट नार्सिज्म क्या है उसकी एग्जांपल, सोमैटिक नार्सिज्म भी एक तरह का होता है, फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होता है उसकी एग्जांपल, कोर सिम्टम्स क्या होते हैं अक्रॉस सब टाइप्स, देन नार्सिज्म के बारे में थोड़ा ऐसा है, फिर इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स है, फैमिली डायनामिक्स में, फ्रेंडशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में, फिर आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करते हैं, बाउंड्री सेट करके, एम्पैथेटिकली कम्युनिकेट करके, सपोर्ट सीख करें जहाँ पे आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प है, मूविंग फॉरवर्ड, एंड देन ये थोड़ी सी क्योर्स हैं उससे रिलेटेड, एंड देन ये मेरा एंडिंग पेज है। तो ये मेरी बुकलेट है जो मैं दे रही हूँ मतलब फॉर सेल है 600 रुपीज में। तो ये मेरी बुकलेट है, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। बाकी फीडबैक्स वगैरह जो है आपने मुझे चैट में, ग्रुप में लिख के देने। और मैम थैंक सॉरी यू सो फॉर मच। इंटरप्टिंग। यस, मैम ये जो आप बुक कह रही हैं ये आपने पब्लिश भी की हुई है, मतलब कहीं से भी ले सकते हैं या आपसे ही मिलेगी? मुझसे ही मिलेगी। तो आपसे हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। चलें ठीक हो गया मैम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब लोगों ने अटेंड किया, और इतनी अच्छी जो है हमारी वो कंस्ट्रक्टिव एक बात रही, कंस्ट्रक्टिव हमारा ये सारा रहा है आज का हमारा वेबिनार। थैंक यू सो मच आप लोगों के अटेंड करने का। नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक होगा नार्सिज्म एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, के टेक्नोलॉजी में कैसे नार्सिस्टिक लोग वर्क करते हैं। तो ज़रूर आप लोगों ने वो अटेंड करना है, और थैंक यू सो मच आने का। बाकी अब मैं मीटिंग एंड करती हूँ क्योंकि 2 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में भी वो खुद से। तो रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी, फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। एंड अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।